को बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब था बेटा कि मेरे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, बड़ा ध्यान से समझना। और उस वाले चार्ज से लाइन्स क्या होगा, बाहर जाएगा। तो आपको पूरा ऐसे समझाया था कि लाइन्स अगर बाहर जाएगा, और हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि इस वाले एरिया से, जो मैंने एरिया जो मेंशन करा है, इस वाले एरिया के अंदर से कितना लाइन्स बाहर निकलेगा, इसमें से जो भी लाइन बाहर निकलेगा वही इस एरिया का क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस वाले फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला आपको समझाया था बेटा, डेट्स ई ए और डेट्स कॉस थीटा। यहाँ पे E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और A इज द एरिया। ये एरिया वेक्टर को याद करें, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का मतलब बोला था बेटा कि सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस लाइन को हट जाओ, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड 3D फिगर में। फिर समझ लो, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे बेटा, अगर फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब लाइन से उसके सरफेस के अंदर घुस रहा है, और फ्लक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ कि लाइन सरफेस से बाहर जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेना। आज शुरू करेंगे बेटा गॉस थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। समझो एक बार गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम ये कहता है बेटा, गॉस थ्योरम को समझो। गॉस थ्योरम का मीनिंग क्या है बेटा, गॉस थ्योरम ने बोला कि द टोटल, बड़ा लॉजिक है बेटा, और रटना नहीं, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर समझो, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, एक वर्ड को समझना बेटा, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, फिर समझो, the total electric flux from a closed surface is the 1 by epsilon naught, कितना बेटा, 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of the charge, फिर समझ ले, 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the surface। एक एक वर्ड को समझना तब इसको कर पाओगे, enclosed by the surface। एक बार फिर से समझिए, अगर मैंने बोला गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, अगर ये एरिया वेक्टर ठीक से आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। गॉस थ्योरम ने क्या बोला बेटा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रटो नहीं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं, फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज द 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फिर समझिए, चार्ज इनक्लोज मतलब उस चार्ज के चारों तरफ कोई सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, सर्कल नहीं, सर्कल 2D है, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब जो चार्ज है वो किसी भी सरफेस से क्लोज होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझिए इसका मतलब आगे बेटा। अगर हम और लॉजिकली इसको समझाने की कोशिश करें गॉस थ्योरम, तो हमने कहा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज द 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको पूरा ड्राइव करा देता हूं ताकि आपको आ जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज करें बेटा, मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस वाले चार्ज के चारों तरफ क्या है बेटा, क्लोज सरफेस। बार बार समझना, नॉट द सरफेस, इट्स अ क्लोज सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस है तो सर्कल तो नहीं है, सर्कल 2D है बेटा, सर्कल ऐसे है, नॉट द क्लोज, स्फीयर होगा, ऐसे चारों साइड से बंद होगा, क्लोज होगा। मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, दैट्स अ क्लोज सरफेस, और हम इस वाले छोटे से एरिया यानी कि D ऑफ A, फिर समझा रहा हूं, मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और दैट्स अ क्लोज सरफेस, और इस वाले छोटे से एरिया D ऑफ A में अगर हम क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सोचें, क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इस वाले एरिया से कितना लाइन्स बाहर जाएगा। तो अब तो यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा, अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है फाई, तो फाई को निकालने का फॉर्मूला ई ए और डेट्स द कॉस थीटा अप्लाई करो। अगर हम इसको यहाँ पे सोचें बेटा कि इस वाले एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा बेटा, डी ऑफ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेट्स द ई, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आपको अच्छे से मालूम है कि सर एरिया वेक्टर का मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड 3D फिगर में। फिर समझ जाओ, अगर हम फाई फाइंड करें डेट्स ई cos थीटा, यहाँ तो ई हमने कितना माना है, डी माना है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो डेट्स एरिया वेक्टर मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। अब खुद सोचो, ये प्लस क्यू चार्ज है तो लाइंस आएगा जाएगा, तो आंसर आएगा सर लाइंस बाहर को जाएगा, ऐसे निकलेगा बाहर को,
अगर वो ऐसे निकलेगा तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझ लो, इस चार्ज से लाइन से ऐसे बाहर को जाएगा, ऐसे बाहर को निकलेगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस वन इन सेम डायरेक्शन, द एंगल इज 0 डिग्री, यानी कि सर दैट्स द cos ऑफ 0 डिग्री। और दैट्स द स्मॉल है तो वी कैन से दैट्स द d ऑफ phi। और फर्दर सॉल्व करें तो d ऑफ phi का वैल्यू क्या निकला बेटा, E डॉट dA, बिकॉज द cos 0 इज 1। अब हम एक काम करते हैं, अगर हम इस वाली पूरी की पूरी सरफेस का फाइंड करें कि सर पूरे के पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स फाइंड, कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे दैट्स द phi और दैट्स द E डॉट D, E डॉट D। फिर समझिए, दैट्स द E डॉट DA फॉर द टोटल फ्लक्स, फॉर द टोटल फ्लक्स। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और दैट्स द E डॉट DA। अगर हम और थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E को अगर हम बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू A 1 इंटू DA, और प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो phi इज इक्वल टू E इंटू में A। अब प्रैक्टिकली सोचो अपने आप, अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करें तो द टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय सरफेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सपोज करें R इज द रेडियस, R इज द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द चार्ज, और चार्ज की डिस्टेंस यानी कि Q अपॉन में R स्क्वायर, Q अपॉन में R स्क्वायर। और जहां पे A है, A इज द एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, एंड द एरिया ऑफ स्फीयर इज, बिल्कुल साफ है बेटा कि दैट्स द 4 पाई और दैट्स द R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा और R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो मैं लेके यहां पहुंचा कि phi इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फिर समझो बेटा, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम ये कहता है बेटा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है तो उस सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो दैट्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे जो गलती होती है इसको ऐसे करके समझिए कि दैट्स नॉट द चार्ज, दैट्स अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब चार्ज के चारों तरफ कोई सरफेस होनी चाहिए, मतलब चार्ज क्लोज होना चाहिए किसी भी 3D फिगर से। 2D फिगर से तो चार्ज पूरा क्लोज हो गई नहीं, तो दैट्स अ गॉस थ्योरम। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें बेटा, तो प्रूफ में हमने क्या बोला कि दैट्स अ प्लस क्यू चार्ज, और सॉरी प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर है, यानी स्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और हम इस वाले स्मॉल एरिया में से क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही पुराना फॉर्मूला E cos थीटा, एरिया इज वेरी स्मॉल, वी हैव टेकन DA, एरिया को हमने कितना माना हुआ है, DA माना हुआ है, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखो बेटा, एरिया वेक्टर वही, सरफेस से परपेंडिकुलर, ऑलवेज आउटवर्ड 3D फिगर, कौन सा फिगर है 3D, अंदर को नहीं मान सकते। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्यू चार्ज होगा तो लाइन से बाहर को जाएगा, ऐसे अगर बाहर को निकलेगा तो E एंड A आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल 0 डिग्री। मैं इसे लेके यहाँ पहुंच जाऊंगा। अगर हम पूरा फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं कि सर पूरे के पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दें। E को बाहर निकालें, 1 इंटू DA और 1 का इंटीग्रेशन A आएगा। E का वैल्यू पुट करेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, और E इज द एरिया, एरिया कितना बेटा 4 पाई R स्क्वायर। तो मेरा प्रूफ क्या निकला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द, देख बेटा गॉस थ्योरम ने जो बोला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज, मत लिखना, यहाँ पे लिखना चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और इसी वाला जो phi था बेटा, इसी को आपने पहले क्या मेंशन करा था, दैट्स द E डॉट DA और दैट्स द इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके चारों तरफ एक ऐसे क्लोज सरफेस है, तो इसमें बार बार लिमिट्स अगर क्लोज सरफेस बनाएंगे ऐसे करके समझिए। फर्स्ट पार्ट में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और समटाइम्स वी कैन से दैट्स द E डॉट DA जो आपने अभी करा है, और दैट्स द इंटीग्रेशन, दैट्स द इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, अब जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ऐसे पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोज सरफेस होगा, तो इसको हम एक सिंबल से डिफाइन कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा,
क्लोज सरफेस। तो पढ़ने वाला इसको समझ जाएगा कि द गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। तो बेटा अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो या तो फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, आप पढ़ चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को, अभी आपको पढ़ाया गया है, और ये क्या शो करेगा कि सर जो सरफेस है वो क्लोज है। कैसा बेटा? क्लोज सरफेस है, क्योंकि बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस अगर क्लोज है तभी गॉस थ्योरम लगेगा, वरना गॉस थ्योरम नहीं लगेगा। अब देखो बेटा मेरे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए, सर फ्लक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक समझा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। फिर समझ लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो बेटा इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, फिर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करते हैं। गॉस थ्योरम का मीनिंग सबको आ गया होगा कि एक चार्ज से जो भी फ्लक्स निकलेगा, जो भी लाइंस बाहर निकलेंगी, दैट्स अ 1/epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, या फिर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, जिन क्वेश्चन को आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, मेरे पास एक क्यूब है, बड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन को। मेरे पास एक क्यूब ऐसे मेंशन है और इस वाले क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज। क्वेश्चन को फिर समझ लो, मेरे पास एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस फेस, फ्रॉम दिस फेस। क्वेश्चन को फिर समझ लें, एक मेरे पास क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज। तो इस वाले क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब इस वाले एक फेस से कितना लाइंस बाहर निकलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन को समझिए एक बार। फाइंड the electric flux, find the electric flux from the one face, from the one face of the cube। बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। find the electric flux from the one face of the cube, मतलब क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है? प्लस क्यू चार्ज। तो इस वाले क्यूब से इसके एक फेस से कितना लाइंस ऐसे बाहर निकलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो आप सिंपल सी भाषा में समझो बेटा कि एक चार्ज से कितना फ्लक्स, एक चार्ज से कितना फ्लक्स पैदा होता है, क्या समझाया था अभी कि एक चार्ज से जो भी फ्लक्स पैदा होगा, एक चार्ज से दैट्स अ 1/epsilon नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखते हैं? चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, और सरफेस ने पूरा कितना चार्ज घेर रखा है बेटा? दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अब सोचो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब। तो पहले आपने ये फाइंड करा कि सर इस वाले चार्ज से इतना फ्लक्स पैदा होगा, मतलब इस चार्ज से टोटल इतनी लाइंस बाहर निकलेंगी। अब जो भी लाइंस बाहर निकलेंगी क्या वो एक फेस से निकलेंगी या 6 फेस से निकलेंगी? तो कितने फेस से निकलेंगी सर? 6 फेस से निकलेंगी। अगर वो 6 फेस से निकलेगी तो एक फेस से कितना निकलेगा? 1/6 ऑफ द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर समझ लो क्वेश्चन को, मेरे पास एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज। तो उसने क्वेश्चन पूछा अगर इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है तो इसके एक फेस से इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा या कितना लाइंस बाहर निकलेगा, बात एक ही है। तो पहले ये सोचो कि इस चार्ज से कितनी लाइंस पैदा होंगी। तो लाइंस कितनी पैदा होंगी? 1/epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब इस चार्ज से इतनी लाइंस पैदा होंगी, और जितनी भी लाइंस पैदा होंगी वो 6 फेस से पास करेगी, हर फेस से निकलेगी। तो एक फेस से कितना निकलेगा? 1/6 ऑफ द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या फिर सपोज करें मैं आपसे बोलता कि ये था फ्लक्स फ्रॉम द वन फेस, प्लस फ्रॉम द वन फेस, मैं बोलता बेटा फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द टू फेस, फ्रॉम द टू फेस। अपने आप सोचो 2 फेस से कितना पास करेगा, तो इससे टोटल कितना निकलेगा? 1/epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं और जो भी लाइंस बाहर निकल रही हैं वो 6 फेस से जाएंगी, तो 2 फेस से कितना पास करेगा? सोचिए अपने आप, 2 फेस से कितना पास करेगा? एक फेस से 1/6, तो 2 फेस से कितना पास करेगा? 2/6, यानी इतना पास करेगा। अगर मैं बोलता बेटा कि फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम द थ्री फेस, फ्रॉम द थ्री
फेस तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस 6 फेस से निकलेगा, तो 3 फेस से कितना निकलेगा 3 बाय 6, यानी कि 1 फेस से टोटल इतना निकला, टोटल लाइंस इतनी बाहर निकल रही है। अब इतनी लाइंस तो 6 फेस से निकल रही है, तो एक फेस से कितना निकला 1 बाय 6, 2 फेस से 2 बाय 6, 3 फेस से 3 बाय 6, 4 फेस से 4 बाय 6 ऑफ दिस, 5 फेस से 5 बाय 6 ऑफ दिस, और 6 फेस से 6 बाय 6, यानी कि सारा का सारा। अब देखो बेटा, अगर इसी का हम एक क्वेश्चन और ले लें, वो क्वेश्चन ये है बेटा कि इसी का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है बेटा कि मेरे पास एक स्क्वायर शीट है। इस क्वेश्चन को ढंग से करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। एक स्क्वायर शीट है और स्क्वायर शीट का साइड ए है, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास स्क्वायर शीट है और स्क्वायर शीट का साइड कितना है बेटा ए, तो इस वाली स्क्वायर शीट से a/2 ऊपर, a/2 ऊपर यहाँ पे क्या रखा प्लस क्यू चार्ज, तो इस वाली स्क्वायर शीट से कितना फ्लक्स पास करेगा। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट का साइड ए है और इस वाली शीट से a/2 ऊपर, a/2 ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस वाली स्क्वायर शीट में से कितना फ्लक्स पास करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। अब देख बेटा, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, एक चार्ज से जो भी फ्लक्स निकलेगा दैट्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये तो स्क्वायर शीट है, इनक्लोज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसके चारों तरफ एक क्यूब एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम एक क्यूब एज्यूम कर लें इसे, इसके चारों तरफ एक मैंने ऐसे क्यूब मान लिया, दैट्स ए क्यूब। अगर मैं क्यूब ऐसे करके एज्यूम कर लूंगा, तो इस वाले क्यूब को जब एज्यूम करूंगा दैट्स a/2, नॉट द a, ये a/2 है, तो ये चार्ज कहाँ पे आएगा, फेस पे आएगा या सेंटर पे आएगा, तो आंसर आएगा सर ये a होगा। अगर मैं क्यूब मानूंगा तो a/2 ऑब्वियस है कि सेंटर पे ही आएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन था बेटा स्क्वायर शीट है, साइड ए है, उसके सेंटर से a/2 ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो क्वेश्चन को सोचो, हम इसके ऊपर क्या मान लेते हैं बेटा क्यूब। अगर हम क्यूब मान लें, एक क्यूब एज्यूम कर लें, तो प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी क्यूब, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी क्यूब। तो अगेन इस शीट से जो फ्लक्स निकलेगा दैट्स 1 बाय 6 ऑफ द क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यूब वही है द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कम आया करता है बेटा, पर वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैंने क्या करा, क्यूब एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम करा बेटा क्यूब। अगर मैं क्यूब एज्यूम कर लूंगा और दैट्स a/2, तो कंफर्म ये चार्ज सेंटर पे ही होगा। अब एक मिनट सोचो, अगर ये a होता तो चार्ज कहाँ होता, फेस के ऊपर होता, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, किसी और तरीके से होता। तो इसका आंसर फिर से क्या बना 1 बाय 6 ऑफ द क्यूब है। तो बेटा सेम क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर रहे हैं बेटा, एक स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा प्लस क्यू चार्ज। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि स्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई स्फीयर है बेटा और स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा बेटा प्लस क्यू चार्ज, तो इस वाले स्फीयर के अंदर से पूरा कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सोचो अपने आप कि इस वाले चार्ज से कितना फ्लक्स पैदा होगा, या इस चार्ज से कितनी लाइंस पैदा होंगी, और दैट्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस वाले चार्ज से इतनी लाइंस बाहर निकलेंगी, और जो भी लाइंस बाहर निकलेंगी वो पूरे के पूरे स्फीयर में से पास करेंगी, तो इस वाले स्फीयर को इतना फ्लक्स पेनिट्रेट करेगा। अभी आपको क्वेश्चन दे दे बेटा कि मेरे पास हेमिस्फीयर है, क्या बेटा आधा स्फीयर है, और सेंटर पे क्या रखा है प्लस क्यू चार्ज, तो इस वाले हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो पहले सोचो कि इस वाले चार्ज से कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो इस वाले चार्ज से कितना फ्लक्स पैदा होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इससे जो भी लाइन से निकलेगा क्या वो ऊपर को जाएगा, नीचे को भी जाएगा, वो नीचे को भी जाएगा, तो हेमिस्फीयर में से पूरा पास करेगा, आधा पास करेगा, तो आंसर आएगा आधा पास करेगा, तो दैट्स हाफ। कितना बेटा हाफ ऑफ द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो वर्ड वही है कि सर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा वो क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और जब भी यूटी होगा वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन ये है बेटा,
मेरे पास दो स्फीयर हैं, दैट्स द S1 और दैट्स द S2। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, दैट्स द S1 और दैट्स द S2, और यहाँ पे चार्ज कितना प्लेस है, प्लस ऑफ Q, और इसमें कितना इंक्लूड करा, प्लस ऑफ 2Q। क्वेश्चन आ गया होगा। दो स्फीयर हैं S1 और S2। S1 में कितना चार्ज इंक्लूड करा हुआ है Q, और S2 में कितना चार्ज इंक्लूड करा हुआ है, ट्वाइस ऑफ Q। और क्वेश्चन है बेटा फाइंड the ratio, find the ratio of electric flux, फिर समझिए, find the ratio of electric flux from S1 and S2। हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि दो स्फीयर हैं S1 और S2, इसने कितना चार्ज इंक्लूड करा, प्लस ऑफ Q, और इसने कितना इंक्लूड करा, प्लस ऑफ 2Q। और क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम S1 एंड द S2। तो सोचो, अगर हम फ्लक्स फाइंड करें फ्रॉम S1 फ्रॉम S1, तो आंसर क्या आएगा, 1/ε0। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपने आप सोच लो, यहाँ पे लिखते हैं द चार्ज इनक्लोज बाय S1, चार्ज इनक्लोज बाय S1। तो S1 में कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, प्लस ऑफ Q, तो यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ Q। अगर हम फाइंड करें फ्लक्स फ्रॉम S2, फ्लक्स फ्रॉम S2, तो यहाँ पे 1/ε0 आएगा, और यहाँ पे क्या आता है, फिर सोचो, यहाँ पे आता है सर द चार्ज इनक्लोज बाय S2, चार्ज इनक्लोज बाय S2। तो देखो बेटा S2 ने कितना घेरा हुआ है, 2Q तो है ही है, और साथ में Q भी तो S2 के अंदर है, यानी कि S2 ने कितना चार्ज इनक्लोज करा, अपना तो उसके पास है ही, तो उसने घेरा हुआ है, और साथ में ये चार्ज भी S2 के अंदर ही है। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो गया, Q प्लस ट्वाइस ऑफ Q, यानी कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द थ्राइस ऑफ Q, यानी कि दैट्स द फ्लक्स फ्रॉम S2, दैट्स द फ्लक्स फ्रॉम S2। अब इसका अगर हम रेशियो फाइंड कर दें, द फ्लक्स ऑफ S1 अपॉन में फ्लक्स ऑफ S2, तो आंसर आएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, और यहाँ पे 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इससे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/3। इसको हम और समझ सकते हैं किसी और तरीके से भी। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम S1 एंड S2। तो अगर हम S1 की बात करेंगे, तो ये लाइंस पूरे S1 में से पास कर रहे हैं, ऐसे करके निकल रहा है, तो S1 में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, वो Q ही है। अगर हम S2 की बात करें, तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय S2, तो S2 में से जो अपना चार्ज है उसकी तो ऐसे बाहर निकाली गई है इस तरीके से। अब खुद सोचो यार, ये जो लाइंस S1 से निकली हैं बेटा, ये भी तो यहाँ से पास कर रही हैं, ये भी तो इसको ऐसे करके पास करेगा, तो S2 में से इसकी भी निकलेंगी और इसकी भी निकलेंगी। तो क्या डेफिनेशन था कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो S2 ने कितना घेरा, Q तो अंदर वाले का हो गया और 2Q उसका अपना हो गया। तो आंसर कितना है बेटा? बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेना ठीक से। 3 क्वेश्चन अभी इसमें और करूंगा। दैट्स अ 0, दैट्स अ A, दैट्स अ ट्वाइस ऑफ A, दैट्स अ थ्राइस ऑफ A, दैट्स अ 4 ऑफ A, दैट्स अ 5 ऑफ A। यहाँ पे कितना बेटा, प्लस ऑफ Q, यहाँ पे माइनस ऑफ 2Q, यहाँ पे प्लस ऑफ 6Q, यहाँ पे प्लस ऑफ Q मान लें आप और यहाँ पे कितना बेटा, प्लस ऑफ 3Q, मुझे ऐसे मेंशन है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया बेटा फाइंड, बड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए स्फीयर। फिर समझें, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस कितना बेटा, 4a। क्वेश्चन को समझ लें एक बार, तो आपको डायग्राम मेंशन है और टीचर ने बोला बेटा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए स्फीयर, फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस कितना बेटा, 4a। हमें डायग्राम दे दिया और हमसे कहा भैया एक स्फीयर बनाओ जिसका रेडियस कितना बेटा, 4a। कितना बेटा, 4a। तो उस वाली 4a रेडियस वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो चलो डायग्राम बना देते हैं। दैट्स अ 4a, तो दैट्स अ स्फीयर, दैट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है बेटा, 4a। तो हमारा क्वेश्चन था जिस स्फीयर का रेडियस 4a है उस स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो हम वही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा, 1/ε0। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपने आप सोच लो। यहाँ पे लिखते हैं बेटा द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इस पर सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज करा हुआ है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर और ये भी इसके अंदर है, पर ये इसके अंदर नहीं, ये इसकी सरफेस पे है, दैट्स नॉट इनक्लोज, इसको काउंट नहीं करेंगे।
ये 3 चार्ज इसने इनक्लोज कर रखे हैं, तो कितना चार्ज इनक्लोज करा, प्लस ऑफ q दैट्स माइनस ऑफ 2q और प्लस ऑफ 6q। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, तो 4a वाले रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज घिरा हुआ है, ये भी उसके अंदर इनक्लोज है, ये भी इनक्लोज है और ये भी इनक्लोज है, पर ये कहां पे, ऑन द बाउंड्री नॉट इनक्लोज, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर निकला बेटा 1 by epsilon नॉट दैट्स 7q दैट्स 5 ऑफ q। तो इसमें कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, 1 by epsilon नॉट इनटू में 5 ऑफ q या फिर 5 इनटू में 1 by epsilon नॉट और इनटू में चार्ज। मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आपको आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे डायग्रामेशन है और यहाँ पे कितना बेटा प्लस ऑफ q, यहाँ पे प्लस ऑफ 3q और यहाँ पे माइनस ऑफ 2q हमें डायग्रामेशन है, और यहाँ पे कितना बेटा 4q डायग्राम ये है। और क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, फ्लक्स कितना निकला 1 by epsilon नॉट, अभी पढ़ते आ रहे हैं 1 by epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये चार्ज इनक्लोज है, ये इनक्लोज है और ये इनक्लोज है और ये वाला बाहर है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, प्लस ऑफ 2q प्लस ऑफ 3q और माइनस ऑफ 2q, तो इसका आंसर क्या बना 1 by epsilon नॉट टाइम्स ऑफ दैट्स 4q और दैट्स ट्वाइस ऑफ q। मेरे ख्याल से आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और आया था बेटा, सीबीएसई में है, शायद 2018 का क्वेश्चन है बेटा, इफ द नेट फ्लक्स फ्रॉम ए स्फीयर इज 0, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द नेट फ्लक्स फ्रॉम ए स्फीयर इज 0, तो इसने क्वेश्चन पूछा इज इट नेसेसरी दैट द स्फीयर have no charge, no charge। क्वेश्चन क्या है बेटा कि if the net flux from a sphere, बड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन में, if the net flux from a sphere is 0, कोई स्फीयर है बेटा और उस पर स्फीयर से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना है बेटा 0, तो इसने क्वेश्चन पूछा कि is it necessary that the sphere have the no charge, मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि मेरे पास कोई स्फीयर है और उस वाले स्फीयर से बाहर कोई भी लाइन नहीं आ रहा, कोई भी लाइन हमें नजर नहीं आ रहा, कोई भी लाइन इससे बाहर नहीं निकल रहा। अगर कोई भी लाइन बाहर नहीं निकल रहा तो इसका मतलब इसमें चार्ज है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई लाइन अगर बाहर नहीं निकला तो इसके अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी बेटा कि एक चार्ज से जो भी लाइन बाहर निकलेंगी या एक चार्ज से जो भी फ्लक्स पैदा होगा वो कितना होता है 1 by epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब सोचो इसके अंदर यहाँ पे एक चार्ज माइनस q है और एक चार्ज कितना है प्लस ऑफ q। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे माइनस ऑफ q और दैट्स प्लस ऑफ q, तो 5 is the 1 by epsilon नॉट और दैट्स 0, तो द फ्लक्स इज 0। यानी कि बेटा इसके अंदर चार्ज भी है पर बाहर कोई लाइन नहीं आ रहा, तो ऐसा पॉसिबल है, पर कब, when the net charge enclosed by the surface is 0। फिर समझ लें, when the net charge enclosed by the surface is 0, तो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, अगर अंदर नेट चार्ज अगर 0 है तब भी बाहर कोई लाइन नहीं निकलेगी, बाहर कोई फ्लक्स ओरिजिनेट नहीं होगा। अब बेटा हम गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस लेने जा रहे हैं। एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले आपको मैं 2 वर्ड सिखा रहा हूँ, अगर वो 2 वर्ड समझ में आते हैं तो हम गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशन हैं जिनको हम लोग करेंगे, तो उनको एक एक करके समझना पहले। सबसे पहला वर्ड जो हमें सीखना है बेटा गॉस थ्योरम के लिए, थ्योरेटिकल है टॉपिक, 1 घंटे का और रह गया चैप्टर, देन द फर्स्ट चैप्टर विल बी फिनिश। देख बेटा एक बड़ा वर्ड है, आपको लगता होगा सर मैंने लास्ट में पढ़ाया, पर ये टॉपिक है ही अभी का, वो क्या बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस संसार के अंदर बेटा या तो बॉडी 1 डायमेंशन होगा, या बॉडी 2 डायमेंशन होगा, या बॉडी 3 डायमेंशन होगा। टॉपिक का नाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो या तो बॉडी 1D होगा, या बॉडी 2D होगा, या बॉडी 3D होगा, 4D तो कुछ होता नहीं।
अगर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, इसीलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 3 तरह का होता है। एक होता है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला कौन सा बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर समझिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड होता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूछ ले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 ही क्यों होते हैं, तो बोलेगा सर 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा। अगर 1D है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और 3D है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज 1 डायमेंशन, मेरे पास एक तार है, इस तार का लंबाई कितना है बेटा, L। इस तार को अगर मैं चार्ज दे दूं तो मैं से जो भी चार्ज दूंगा वो चार्ज इसकी लंबाई में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चार्ज इसकी लंबाई में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज अगर लेंथ में फैल जाए, चार्ज का फैल जाए लेंथ में, दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज सिंबलाइज्ड बाय लैम्डा, सिंबलाइज्ड बाय लैम्डा। मेरे पास एक स्क्वायर शीट, क्या बोला, शीट है, स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट है, साइड ए मान लें। अगर मैंने इसे +2 चार्ज दिया तो इसे जो भी चार्ज दूंगा वो लेंथ में फैलेगा, सरफेस एरिया में फैलेगा, सरफेस एरिया में फैलेगा। तो चार्ज अगर सरफेस एरिया में फैल जाए, दैट्स कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंबलाइज्ड बाय सिग्मा, सिंबलाइज्ड बाय सिग्मा। अब मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर क्या होता है बेटा 3D। इस वाले स्फीयर को अगर मैंने कितना चार्ज दिया, +Q, तो जो भी चार्ज होगा वो उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम हर तरफ को फैल जाएगा, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंबलाइज्ड बाय रो। तो उसको ऐसे करके समझें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 होते हैं बेटा, या तो चार्ज लेंथ में फैलेगा, या चार्ज सरफेस एरिया में फैलेगा, या चार्ज वॉल्यूम में फैलेगा। अगर चार्ज लेंथ में फैल गया तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज अगर एरिया में फैल गया दैट्स कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज अगर वॉल्यूम में फैल जाएगा दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द लेंथ, चार्ज कहाँ फैला, लेंथ में फैला, और यहाँ पे द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द सरफेस एरिया, चार्ज किस में फैला, सरफेस एरिया में, और यहाँ पे बेटा द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम। तो जैसा आपको इसके नाम से लग रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, चार्ज लंबाई में फैलेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज सरफेस एरिया में फैलेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम में फैलेगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिंबल लैम्डा था, और आपने क्या बोला, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द लेंथ, तो दैट्स अ Q बाय M। इसका सिंबल रो था, और चार्ज कहाँ फैला, सरफेस एरिया में, तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द सरफेस एरिया। इन द सेम वे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम, दैट्स अ Q बाय V। अगर चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द लेंथ, दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, and the charge will distribute in the surface area, that's called surface charge distribution, and the charge will distribute in the volume, that's called volume charge distribution। जरा सा वर्ड है बेटा, इसके बाद एक छोटा सा वर्ड और है, उसका नाम क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस। क्या बेटा, देख बेटा इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा गॉसियन सरफेस। जब ये आ जाएगा तब पढ़ाऊंगा बेटा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, इसके बिना इन सबको मिक्स करेंगे तब आएगा, वरना नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस का मतलब बेटा, जैसे मेरे पास एक +Q चार्ज है, और ये क्या बेटा, क्लोज सरफेस। क्या बेटा, क्लोज सरफेस, सरफेस या क्लोज सरफेस। तो आपने कहा सर क्लोज सरफेस, और मैंने कहा बेटा कि इस वाले एरिया में क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर समझ क्या बोला, इस वाले एरिया में क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एरिया कितना मान लें, ds मान लें। मैंने कहा कि आपको यहाँ पे इस एरिया में फ्लक्स निकालना है, तो आपने कहा सर अगर मैं यहाँ निकाल दूं सेम एरिया मानो ds, तो खुद सोचो अलग आएगा सेम आएगा, तो आंसर आएगा सर सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम और एरिया भी सेम। आप यहाँ निकालेंगे तब भी सेम, आप यहाँ निकालेंगे तब भी सेम। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि बेटा इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास करेगा। मैंने बोला बेटा यहाँ पे निकालें, आपने कहा सर कहीं भी निकाल लो सेम आएगा। तो ये आपका एक इमेजिनेशन है, क्या बोले, इमेजिनेशन। तो गॉसियन सरफेस होती नहीं है, एक इमेजरी सरफेस। क्या बोलेंगे, इमेजरी सरफेस, मतलब एक ऐसा इमेजरी सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी फाइंड आउट। या फिर मैं आपसे ये कहूं
कि बेटा इस वाले एरिया में आप क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने कहा कि आप यहाँ फाइंड करें, इसके अंदर, फिर समझे हिंदी में समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप यहाँ पे फ्लक्स निकालें, यहाँ पे फ्लक्स आप फाइंड करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा यहाँ पे फ्लक्स निकालें, कितना फ्लक्स होगा। आपने कहा सर यहाँ पे क्यों निकालूं, इस वाले पार्ट में अगर मैं कहीं भी निकालूंगा तो आंसर सेम आएगा। तो मैंने आपसे यहाँ निकालने के लिए कहा और ये आपका इमेजिनेशन है। तो देख बेटा और समझ ले, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फ्लक्स को फाइंड करें, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से क्या निकालें, फ्लक्स, इसका आपको फाइंड करना है। और आपने कहा सर इस वाले पार्ट में आप कहीं भी निकाल दो, कहीं भी फ्लक्स निकाल दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर समझ लो, मैंने बोला कि इस वाले पार्ट में आप क्या निकालें, फ्लक्स। मैंने बोला यहाँ निकालें, और आपने कहा सर इस पार्ट में अगर हम कहीं भी फाइंड करें तो आंसर सेम आएगा। मैंने कहा इसमें फाइंड करें, आपने बोला इसमें कहीं भी निकाल दो आंसर सेम आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ बताएं, और आपने कहा इस पार्ट में कहीं भी निकाल दो आंसर सेम आएगा। तो गॉसियन सरफेस होती नहीं है, एक इमेजरी सरफेस होती है। क्या होती है बेटा, इमेजरी सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट ये समझें कि गॉसियन सरफेस क्या है, दैट्स द इमेजरी सरफेस। इस लाइन को रट जाओ, सरफेस है इमेजरी सरफेस, एक ऐसा इमेजरी सरफेस एट विच the electric flux oblique, अभी समझाऊंगा इसका मतलब भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिखो यार, फाई बराबर ए cos थीटा, फाई निकाल लो, ई निकाल लो, is the imaginary surface at which the electric flux or the electric field is to be find out। पहला वर्ड तो अपने दिमाग में ये छाप लो कि गॉसियन सरफेस होता नहीं है, एक इमेजरी सरफेस होता है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। दूसरा वर्ड सही कैसा होता है, तो इसमें ट्रिक है, एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को समझ जाओ, अपने आप आ जाएगा। शॉर्टकट ये है बेटा, इसको हिंदी में समझना कि जिस शेप का कंडक्टर होता है, जिस शेप का कंडक्टर होता है जिसके अंदर चार्ज है, उसी शेप की गॉसियन सरफेस होती है। उसी शेप की क्या बेटा, गॉसियन सरफेस होती है। अगर ये लाइन दिमाग में है तो आप चैंपियन हैं। मैंने नाम बोला गॉसियन सरफेस, तो आप कहेंगे सर गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, इमेजरी सरफेस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। दूसरा वर्ड ये कैसी होती है, तो जिस शेप का कंडक्टर होता है उसी शेप की क्या होती है, गॉसियन सरफेस। अब समझो बेटा इस लाइन को। अगर मेरे पास ये है, इसकी शेप कैसी है बेटा, सिलेंड्रिकल। कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल। ये मेटल का है, मैंने इसको चार्ज दे दिया, क्या दिया बेटा, चार्ज। अब इस वाले चार्ज को देने के बाद यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स अ कंडक्टर, और यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा कि अब यहाँ फाइंड करें, आपने कहा सर यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, ऊपर कर दो, यहाँ निकाल दो, तो हर जगह सेम ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम और एरिया भी सेम। तो कैसा बना, इसकी शेप सिलेंड्रिकल, तो ये गॉसियन भी कैसा बन रहा है बेटा, ये भी कैसा बना, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, तो ये भी कैसा बना, सिलेंड्रिकल। आ गया। दूसरा, मेरे पास एक स्फीयर है इस तरीके से, इस वाले स्फीयर के अंदर चार्ज है, पूरा सरफेस पे है, और मैंने कहा बेटा कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे फ्लक्स निकालो, इस वाले पे। आपने कहा सर यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ निकालूं तो सेम आएगा, यहाँ निकालूं तब भी सेम आएगा, और यहाँ निकालूं तब भी सेम आएगा, यहाँ निकालूं तब भी सेम, यहाँ निकालूं तब भी सेम। तो अगर ये स्फेरिकल है तो गॉसियन भी क्या बनेगा, स्फेरिकल, यानी इमेजरी सरफेस। तो दो वर्ड में समझो कि गॉसियन सरफेस क्या होती है बेटा, इमेजरी सरफेस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। दूसरा वर्ड, जिस शेप का कंडक्टर होता है उसी शेप की क्या होती है, गॉसियन सरफेस। अगर ये हमें आ गया होगा तो हम गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं। मैंने 2 क्लास लगा दी एरिया वेक्टर आपको समझाने में। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग मैंने आपको समझाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, और उसको निकालने का फॉर्मूला था E A cos थीटा। यहाँ पे ए एरिया नहीं है, ए क्या बेटा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बोले तो सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऑलवेज आउटवर्ड। 3D फिगर में, 2D फिगर में आप कोई भी ले सकते हैं। अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो आप समझेंगे लाइंस अंदर को आ रहा है, और फ्लक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप समझेंगे लाइंस बाहर को जा रहा है। और उन क्वेश्चनों को खूब ट्राई करना। फिर बेटा गॉस थ्योरम ये कहता है कि एक चार्ज से जो भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा, 1/f टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फिर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराया कि क्यूब वाला क्वेश्चन करवाया, स्क्वायर शीट वाला क्वेश्चन करवाया, 2 स्फीयर वाला क्वेश्चन करवाया, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन बोला
कि कोई स्फीयर है, स्फीयर से बाहर कोई भी लाइन नहीं निकल रही, कोई फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा, तो मतलब स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आंसर आएगा सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अंदर क्या रखा है डाइपोल, क्योंकि डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज कितना होगा 0, और नेट चार्ज अगर 0 होगा तो कभी कोई फ्लक्स बाहर निकल के नहीं आएगा। अगला बढ़ता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब बेटा इमेजनरी सरफेस होती है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। उस लाइन को हिंदी में रट जाओ, जिस शेप का कंडक्टर होता है उसी शेप की क्या होती है गॉसियन सरफेस। अब देखो बेटा इसकी 4 एप्लीकेशन है। अब इस टॉपिक को कराने में 1 आवर का क्लासेस और चाहिए, पूरा 1 आवर। चारों एप्लीकेशन अगर ये आपको आ गया तो चारों एप्लीकेशन 1 आवर की हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड